शशिकांत मेरी ओर देखकर बोला, तुमने आत्मा को वापस क्यों कर दिया? अभी तो समय था, कुछ और प्रश्न पूछे जाते। मैंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर ठहरकर गंभीरता से कहा मैंने, पहले मैंने इसे एक मजाक समझा था, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वातावरण अचानक बोझिल हो गया था और भारी हो गया था, हम लोगों का सिर भी। क्या उससे तुम दोनों ने कुछ समझा नहीं? कहीं मजाक ही मजाक में कोई अनहोनी घटित ना हो जाए तो क्या होगा? जिस बात में अपनी पहुंच ना हो उसमें दखल देना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन जब साधु महाराज हैं तब इसमें क्या खतरा हो सकता है? ठीक है, फिर भी मैं ये उचित नहीं समझता हूं कि किसी बड़ी शक्ति के साथ सिर्फ मनोरंजन के लिए खिलवाड़ किया जाए, और उसकी आवश्यकता ही क्या है? मैंने साधु की ओर देखा जो पद्मासन की मुद्रा में पूर्ववत बैठा हुआ हम तीनों की ओर गंभीरता से देख रहा था। कुछ देर तक हम तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। साधु ने प्रभाकर की ओर देखकर पूछा, तुम्हें कोई और प्रश्न करना है? नहीं महाराज, सिर झुकाकर प्रभाकर ने उत्तर दिया और फिर थोड़ा रुककर विनम्र स्वर में कहा, भोजन करके जाइए महाराज। नहीं। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है? अपराध कुछ नहीं। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आत्मा पर विश्वास नहीं होता है। शायद तुम भी उनमें से एक थे। मैंने तेरे सामने आत्मा का आह्वान किया, इसलिए नहीं कि तू प्रसन्न होकर मुझे भोजन करा दे, बल्कि इसलिए कि तुझे आत्मा परमात्मा पर विश्वास हो जाए। इस जीवन के बाद एक दूसरा जीवन भी है, इसको तो स्वीकार नहीं करना चाहता था। तेरा ये भ्रम मैंने दूर कर दिया। उसमें मैं मन ही मन सोच रहा था कि यदि साधु की तरह मैं भी इस प्रकार मन को एकाग्र कर आत्मा का आह्वान कर सकूं तो कैसा रहेगा। पारलौकिक जगत की बहुत सारी रहस्यमयी और तिमराछन बातें ज्ञात हो जाएंगी। अचानक मैंने देखा कि साधु स्थिर दृष्टि से देख रहा था मेरी ओर, साथ ही मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह चौंक पड़ा मैं। थोड़ी देर बाद साधु रहस्यमय ढंग से हंसा हो कर और एक झटके से घूमकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और खो गया निविड़ रात्रि के अंधकार में। यह सब इतना अप्रत्याशित था कि साधु के जाने के बाद भी काफी देर तक हम तीनों गुमसुम बैठे रहे। उस अवस्था में सोच रहा था, अवश्य ही मेरे मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है। उसे साधु जान गया होगा, तभी तो मेरी ओर देखकर हंसा था वह। साधु के गंभीर व्यक्तित्व का, उसके द्वारा किया गया आत्मा के आवाहन का और उसके द्वारा प्राप्त विवरण का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि प्रायः मन के विषय में, मन की शक्ति के विषय में और आत्मा के संबंध में ही सोचा विचारा करता था मैं। इस बात से मैं अच्छी तरह परिचित हो चुका था कि परामनोविज्ञान का विषय अचेतन मन है। परामनोविज्ञान ही अचेतन मन की रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने वाला एकमात्र विज्ञान है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि अपने आप एक अंग्रेज आत्मा से मेरा संपर्क हो गया एकाएक, और मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान की गहराई में प्रवेश करने की दिशा में सहयोग भी उपलब्ध हुआ मुझे उससे। उस अंग्रेज आत्मा से मेरा संबंध कैसे स्थापित हुआ, यह भी अपने आप में एक रहस्यमय ही है। यह निश्चित है कि व्यक्ति जिस विषय में अधिक से अधिक चिंतन मनन और सोच विचार करता है, उससे संबंधित आत्मा अदृश्य रूप से उस व्यक्ति से अपना संपर्क बना लिया करती है। यही बात मेरे साथ हुई। मैं उन दिनों कलकत्ता में रहता था और बंगीय नाट्य कला केंद्र से जुड़ा हुआ था। स्वभाव के अनुसार प्रायः नित्य सायंकाल नीमतल्ला के शमशान में या फिर कभी मुस्लिम और कभी ईसाइयों के कब्रिस्तान में बैठा करता था मैं। मन को एक अबूझ सी शांति मिलती थी, ऐसी शांति जिसे बतलाया नहीं जा सकता था। उस दिन जिस कब्रिस्तान में मैं बैठा था मैं, वह निश्चय ही ईसाइयों का रहा होगा। सांझ ढल चुकी थी, एक गहरी उदासी बिखरी हुई थी कब्रिस्तान के मरील वातावरण में।
चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और मैं उस सन्नाटे में गालों पर हाथ धरे चुपचाप मौन साधे बैठा था, एक टूटे फूटे कब्रिस्तान के मटमैले चबूतरे पर। और तभी ना जाने किधर से आकर एक लंबी चौड़ी काठी का अंग्रेज काला सूट पहने, सिर पर हैट लगाए और हाथ में चांदी के मोट की छड़ी लिए मेरे बगल में बैठ गया। मुंह में बर्मी चूड़ दबाए था और जिसकी तीखी गंध फैल रही थी हवा में। बड़ा अजीब सा लगा मुझे उस अनजाने और अपरिचित वृद्ध अंग्रेज को देखकर। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी में लिपटी हुई मुस्कुराहट थी। मेरे बगल में आकर क्यों बैठ गया वह अंग्रेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद चुरुट की राख झाड़ते हुए उस अपरिचित अंग्रेज ने स्वयं के बारे में बोलना शुरू किया। उसका नाम था सर विलियम मौत। मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान का अनुभवी विद्वान था वह और इंग्लैंड के एक कॉलेज में प्राध्यापक था वह। आत्मसम्मोहन की विद्या का ज्ञाता था, जिसके कारण काफी दूर दूर तक प्रसिद्धि थी उसकी। कोई परिवार नहीं था और ना तो था कोई अपना कहलाने वाला ही। शांति की खोज थी उसे और उस शांति की खोज में भटकता हुआ भारत आ गया था वह। थोड़ा रुककर दूसरा चुरुट जलाते हुए सर विलियम मौत आगे बोला, तुम यंग मैन हो, तुम्हारे भीतर काबिलियत है, दर दर की खाक छानना तुम्हारी किस्मत में है। सत्य की खोज में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। अपने विषय में इतना सुनकर दंग रह गया मैं। बिना पलक झपकाए देखने लगा मैं उस गोरांग को। उसमें और अधिक आश्चर्यचकित हो उठा मैं जब उसने यह बतलाया कि तुम्हारा सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है, तुमको पूरा पूरा मदद करूंगा मैं। तुमको मालूम होना चाहिए कि 80 वर्ष पहले इंडिया आया था और तब से इंडिया में हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी पहली बार मिला मुझे यहाँ। अभी तक तो अकेला ही घूम रहा था इधर उधर में। तुम अब मेरा फ्रेंड है। यह सब सुनकर अजीब सा लगा मुझे। देखने में सर विलियम 70 वर्ष से कम का नहीं लग रहा था।